भारतीय मुसलमान जैसा कोई शब्द नहीं होता है। मुसलमान मुसलमान होता है, वो भारतीय और पाकिस्तानी नहीं होता है। किसी को सर तन से जुदा के नारे लगाने हैं और एक्चुअल में कर देना है। यार अजमेर बलात्कार का केंद्र, मतलब यार तुम इस्लाम के नहीं हुए, तुम हिंदुओं घंटा हो गए। एक एक आरएसएस का वर्कर, बजरंग दल का वर्कर, एवरीबॉडी इज आइडेंटिफाइड। पर सत्ता हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो ये अगले दिन दे विल कम आउट ऑन स्ट्रीट कि हिंदुओं का कौन सा त्योहार बचा हुआ है इनके बम से या इनके पत्थरों से। कुछ तो था ना हमारे माँ बापों में और पूर्वजों में कि हम मुसलमान नहीं हुए। यार भीड़ का सामना जो है भीड़ ही करेगी, और वो जब होगा आमने सामने की लड़ाई में तो हम अभी भी उनसे 4 गुना, हम 2 गुना भी रहेंगे तो भी ओवर पावर करेंगे। हम कहते हैं इक्वल भी रहेंगे तब भी हम पेल देंगे। और जो फेलियर है नरेंद्र मोदी की, जब हम बोलते हैं तो इन्हीं सब बातों के कारण। इस्लामिक स्टेट तो है नहीं, सेक्युलर है, वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन कैसे चल रहा है? और हलाल तुम मांस एक खाने की विषय वस्तु है, वहाँ तक मुझे समझ। चिप्स के पैकेट क्यों हलाल सर्टिफाइड है? आपकी संसद में आपके पार्टी के सदस्य हो सकता है रेपिस्ट हो, मर्डरर्स हो, आपके कैबिनेट में भ्रष्ट लोग हैं। भ्रष्टाचार करना, पैसा मारना किसी गरीब का मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द से बहुत बड़ा पाप है। मैं रवीश कुमार नहीं हूँ कि अखिलेश के साथ फोटो खींचा लूं, मायावती की रैली में दिखूं और बाहर आके क्लेम करूं कि मैं निष्पक्ष हूँ। मुझसे वो नहीं हो पाता। मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं है, मीडिया इन्फोटेनमेंट भी नहीं है। मीडिया इन्फॉर्मेशन है, मीडिया ऑब्जर्वेशन है, मीडिया मैग्निफिकेशन है। मनोरंजन के लिए मीडिया नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी समस्या के रूप में आप देखते हैं जो इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म जिस तरीके से पूरे विश्व में छा रहा है। यूरोप में जैसे भी आपने उदाहरण दिया, लगभग सभी देश में और भारत में भी है। इसको किस रूप में आप देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है? इस्लाम अपने आप में, मतलब केवल फंडामेंटलिज्म को यदि लिया जाए तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब इसमें वामपंथी मिक्स हो जाते हैं ना, वो इसको एक डेंजरस कॉकटेल बना देते हैं। पहले ये है कि इस्लामिक आतंकवाद जो है वो कहीं बम फोड़ रहा है तो आप आलोचना करोगे। उसके बाद हो सकता है कि स्टेट जो है एक्ट करना चाहे, उस पर एक्ट करेगा तो हो सकता है वो इंसिडेंट्स कम होने लगेंगे। वामपंथ ने क्या कर दिया, उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। बोला नहीं बम फोड़ना बहुत बढ़िया बात है, काहे कि उसके अपने कारण हैं बम फोड़ने के। वो जो है बुरहान वानी इसलिए आतंकवादी बन गया क्योंकि उसको बचपन में एक कर्नल ने उसका कान उमेट दिया था और उठक बैठक करवा दी। जब आप ये करने लगते हो ना कि एक गलत काम हो रहा है, उसको स्टेट पनिश करना चाहती है, परंतु स्टेट जो है इंटेलेक्चुअल्स सो कॉल्ड है, उनके एडल्ट्रेटेड व्यूज को लेकर के या फिर उनका जो एकेडेमिया में या मीडिया में जो उनका वर्चस्व है, उसके कारण वो उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। स्टेट एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टेट एक्ट करता है स्टेट को एट्रोसिटी कमिट करने वाला बोल दिया जाता है, और जो एक्चुअल में बम फोड़ रहे हैं उसको पीड़ित बता दिया जाता है। इस कारण से इस्लाम जो है, कम्युनिज्म के पास विचारधारा है, उसके पास फुट सोल्जर्स नहीं है। इस्लाम के पास फुट सोल्जर्स है, विचारधारा को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन जो है ना ये पूरे दुनिया में जो बर्बादी फैला रहा है। बहुत ही सही कहा आपने। एक जो बहुत बड़ी एक जो समस्या है जिसको मैं देखता हूँ और मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मुस्लिम युवाओं का, ये पिछले कुछ वर्षों में या दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसके ऑपोजिट में अगर हम देखें जो डी डेस्टिनेशन हो रहा है हिंदू युवाओं का, ये आपको क्या लगता है कि आगे चल के किस तरीके की समस्या खड़ी करेगा? बहुत बड़ी समस्या जो है वो होने वाली है, हो रही है, हमें दिख रही है। ये केवल इस्लाम उस अपॉर्चुन मोमेंट की प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि हमें एक फेवरेबल वो नमी वाला ग्राउंड मिले और हम अंकुरित होंगे, हम पेड़ बनेंगे और उससे डंडे बनाए जाएंगे और मारपीट हो। वो इसी अवसर की तलाश में जो सदैव लगे रहते हैं कि जब तक हमारे लायक सरकार नहीं है कोई बात नहीं है, विल बाय आवर टाइम, और जो ही हमें लगेगा थोड़ा सा भी हमें लीवे मिला तो हम जो है वी आर गोइंग टू अटैक इट। हिंदुओं में क्या है कि अपने धर्म से विमुख हो रखा है बहुत बड़ा समाज। हालांकि उसमें जो है पिछले कुछ वर्षों में अब वैसे युवाओं को थोड़ा सा संगठित कर पा रहे हैं, या फिर आप कह लो कि उनको रीवायर करने की चेष्टा में जो चाहे आप लगे हों, हम या हमारे जैसे 1000 लोग लगे हुए हों, तो उसके कारण से मुझे लगता है कि होप हमें दिखता है
परंतु यदि ये लोग रुक गए जहाँ पे ये हैं या जो परिस्थिति है, तो फिर आने वाला समय वही है ना कि बोला जाता है कि इंडिया में एक इंटरनल गृह युद्ध जो है इनएविटेबल है। 5 साल बाद होगा कि 10 साल होगा कि 15 साल बाद, होना तो है। हम क्या कर रहे हैं कि उस होने को हम टाल रहे हैं ताकि हमारे पास इतना लंबा समय मिल जाए कि हम कुछ स्ट्रेटजी बना सके। हम भी अपना समय जो है बाय कर रहे हैं और वो भी बेटेड ब्रेथ के साथ वो बैठे हुए हैं कि हमें कब मौका मिलेगा। कश्मीर ले लिया, बंगाल जा चुका है। बंगाल में यदि सत्ता परिवर्तन अगले भी बार नहीं होगा, देन वी आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड 45 to 50% मुस्लिम्स इन बंगाल। जिस तरह से डेमोग्राफी मिशंस की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, अब वही बात है कि जब तुम्हारे पास एनआरसी है तो डेमोग्राफी मिशन का मतलब क्या है? ये तो वही कि आप टर्म्स जो है क्वाइन कर करके फेंकते जा रहे हैं। ये तो आपके समक्ष ये विकराल समस्या है, उसी के लिए आप सीए और एनआरसी की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी जब एनआरसी अलाउ कर चुका है, तो पता नहीं इन लोग को लग रहा है एनआरसी बोलेंगे तो फिर बवाल होगा, तो एक नया टर्म ले आए डेमोग्राफिक मिशन। बट लाए हो तो उसमें कुछ काम कर लो। ये ना करना कि पिछले बार दिसंबर तक कैलाश विजयवर्गीय वो बंगाल चुनाव में सीए एनआरसी की बात कर रहा था, फिर पता नहीं इनको कहां से कॉल आया कि पूरे कैंपेन में बंगाल में इन्होंने कभी बात ही नहीं की एनआरसी की, जो कि हब है जहां सबसे अधिक आवश्यकता है उसकी। कैंपेन से कैसे गायब हो गया? बोला गया कि खाली मोदी जी के वैक्सीन की बात करो। 2021 के जनवरी फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो इनकी स्थिति है। आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी, एक नमी होने का, है ना, ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्या तैयारी पूरी है? इनके मन में स्पष्ट इनके जो भी स्ट्रेटजीज हैं, प्लान है, वो प्रिपेयर्ड है और वो क्या कर सकते हैं अगर उनको ये फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिली तो? इनकी सबसे खतरनाक एक विंग था, वो पीएफआई था। उसका तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, पब्लिक में था। हमारी पटना संचालित हो रहा था जहाँ ये पकड़े गए, तो उसमें तो डिटेल में सारा प्रोसेस रखा हुआ है। कैसे तुम्हें मिलना है, किससे मिलना है, एक एक आरएसएस का वर्कर, बजरंग दल का वर्कर, एवरीबॉडी इज आइडेंटिफाइड। उनको कोई मतलब एआई और इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने मार्क कर रखे हैं सबके घर। उनकी राह का रोड़ा है मोदी, योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा या देवेंद्र फडणवीस। ऐसे लोग जो हैं वही हमारे लिए अभी मतलब राजनीतिक ढाल बन के खड़े हैं, नहीं तो ये तो थानों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस्लामी जनता जहाँ पे भी बहुसंख्य होगी, आप देखिएगा 30% से ऊपर होगी, वहाँ के थानों में हिंदू रहते हैं, लेकिन वो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, बिके हुए होते हैं पूरे, और वो चाहते हैं कि हिंदू ही वहाँ रहे। ये सारा कुछ तो हमने वो देखा हुआ है। तो स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखती नहीं है। अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं रहेगी ना, तो ये अगले दिन दे विल कम आउट ऑन स्ट्रीट। कोई बहाना, डीजे बजा रहा है मस्जिद के सामने तो बम फोड़ दिए, पत्थरबाजी कर दिए। आप पैटर्न देख लो ना कि हिंदुओं का कौन सा त्योहार बचा हुआ है इनके बम से या इनके पत्थरों से। क्रिकेट में हम जीतते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, भोपाल कैंट एरिया में बम फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया मस्जिद से, जुलूस निकल रहा था इसके लिए। रात में कौन मस्जिद में क्या कर रहा था? रात में नमाज भी उस वक्त नहीं हो रही थी, बैठे हुए थे, वेट कर रहे हैं कि जुलूस निकलेगा ही, भारत माता की जय के नारे लगेंगे, पत्थरबाजी हम करेंगे। वो चाहते हैं कि हिंदू कहीं भी एकत्र होके नहीं दिखे। हम ये जो आ गया ना कि लैपटॉप पे दर्शन हो रहा है, लैपटॉप पे आरती अगरबत्ती चले, डिजिटल दर्शन जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कि तुम्हारे घर के सामने मंदिर है फिर भी मत जाओ, घर में बैठो। हिंदुओं को घर में बिठाना है। इस कारण ही आपके हर उत्सव यात्रा, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कांवड़ यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन हो, सरस्वती विसर्जन हो, सब पे पत्थरबाजी इसीलिए होती है कि हम या आप एज पेरेंट्स वी विल नेवर वांट आवर किड्स टू पार्टिसिपेट इन दैट उत्सव यात्रा, कि नहीं जाना है, सब में पत्थरबाजी हो जाती। उनको 2 बार खाली पत्थरबाजी करनी, तीसरी बार बच्चों को माएँ जो है भेजना बंद कर देगी। तो हमारा आपका यही प्रयास रहता है कि हम हिंदुओं को बताएं कि यही उनकी स्ट्रेटजी है कि तुम बाहर मत निकलो, क्योंकि हिंदू जब बाहर निकलेगा, वी डोंट नीड ट्रेनिंग। हमने इनको दिल्ली दंगों में भी दिखाया 2020 में। पहले 2 दिन ये लोग हावी रहे क्योंकि इनकी पूरी योजना थी, पीएफआई ने पूरा किया, 60 करोड़ रुपया खर्चा किया। आधे दिन हिंदू जब उनको लगा कि नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है, आधे दिन में पूरा दंगा समाप्त कर दिया। ज्यादा मुसलमान मरे हैं उस दंगे में, 37 मुस्लिम 16 हिंदू।
तो उनको संख्या बल से अत्यधिक भय लगता है कि यार भीड़ का सामना जो है भीड़ ही करेगी, और वो जब होगा आमने सामने की लड़ाई में तो हम अभी भी उनसे 4 गुना, हम 2 गुना भी रहेंगे तो भी ओवर पावर करेंगे, हम कहते हैं इक्वल भी रहेंगे तब भी हम पेल देंगे। मतलब कुछ तो जेनेटिक्स कह लीजिए, कुछ तो है विच विल किक इन। कुछ तो था ना हमारे माँ बापों में और पूर्वजों में कि हम मुसलमान नहीं हुए। वो करेज तो आ रहा है ना भाई हमारे गुणसूत्रों में, वो कहाँ जाएगा, कहीं तो निकलेगा ही। बस वही है कि अनुकूल परिस्थितियां चाहिए कि आपसे कब आपका आक्रोश निकलवाया जाता, वो चाहिए बस। ऑल यू नीड इज अ लीडर विथ राइट काइंड ऑफ वर्ड्स। क्या देख लीजिए जलवा। इनके जो विशेषज्ञ हैं ये कहते हैं कि जो मुख्य कारण है कि ये इस तरीके का थानों को, सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो ये है कि इट्स वेरी वेल फंडेड, क्योंकि इनके ज़कात है, जैसे हर एक मुस्लिम ज़कात देता है, बिल्कुल दे आर वेरी वेल यूनाइटेड है। तो आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को भी सीखना चाहिए? जैसे आप जैसे और जितने लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, वो तो हिंदू हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना है ना, उनको एम्पावर करना, उनको स्ट्रेंथन करना। इन्होंने जिस तरीके से ये बनाया है अपना इकोसिस्टम, जैसे हलाल इकोनॉमी इनकी पैरेलल है पूरी है, हिंदुओं को आपको लगता है कि इससे सीख के इस तरीके का अपने अंदर भी एक वेल फंडेड एक वो बनाना चाहिए सेटअप? हिंदू तो खुद ही जकात दे रहा है ना। हलाल इकोनॉमी, हम हलाल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम भी तो जकात दे रहे हैं, क्योंकि उसी का एक 5वां हिस्सा जो है वो जकात में जाता है। तो हम अपनी डेथ स्वयं ही फाइनेंस कर रहे हैं, और इस पे हम सब ने हलाल को लेके बहुत बोला। और जो फेलियर है नरेंद्र मोदी की, जब हम बोलते हैं तो इन्हीं सब बातों के कारण कि आप एक एक्सक्लूजनरी तंत्र को कैसे लेजिटिमाइज कर रहे हो। ये इस्लाम मतलब इस्लामिक स्टेट तो है नहीं, सेक्युलर है, वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन कैसे चल रहा है। और हलाल तुम मांस एक खाने की विषय वस्तु है, वहां तक मुझे समझ। चिप्स के पैकेट क्यों हलाल सर्टिफाइड है? हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि उसमें जितना चीज यूज हुआ उस सब में मुसलमान का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये बेसिक प्रेमाइस है। या सर्टिफाई कर रहे हो तो चाहे वो पतंजलि ही क्यों ना हो, जो हिंदुओं की संस्था है, उसे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल का ठप्पा लगवाना पड़ेगा। मतलब तुम एक टैक्स जो है मुसलमानों को दो, हिंदू बहुल राष्ट्र में होने के बावजूद। तो इसको तो लीगली कैसे मतलब होने दिया जा रहा है, यही समझ में नहीं आता है। इसको तो हर स्टेट के लेवल पे बोल दिया जाए कि हलाल वलाल कुछ नहीं होता है, और हलाल का पैकेज कुछ भी आएगा तो वो अवैध हो जाएगा, वो हम बेचने नहीं देंगे। ये जब तक ये नहीं करेंगे। दूसरा, लोग वही सनातन बोर्ड बनाओ और सनातन सर्टिफिकेशन, ठीक है, वो सुनने में ठीक लगता है, पर वो एग्जीक्यूटेबल मुझे नहीं दिखता, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं दिखता मुझे। क्योंकि वही हिंदू इतना विभक्त है ना, बोलेगा कि यार हम तुम क्यों सर्टिफिकेशन ले, आप 4 बिजनेस ऑनर को कन्विंस नहीं कर पाओगे इसके लिए। हम वही है कि हम बार बार जो है लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ये सबसे बताते हैं कि हलाल को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप दुकानदार को बोलो कि हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन उसके यहाँ जितनी चीजें हैं सब पे वो ठप्पा लगा हुआ है। तुम कितनी चीजों को इग्नोर कर सकते हो। तो ये इंस्टीट्यूशनल ही है इसका प्रतिकार, या फिर सत्ता जो है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाके कि ये एक्सक्लूजनरी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और इसको हम अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ करना चाहिए। योगी जी ने तो यूपी में किया है। हाँ, अब वो फॉलो कितना हो रहा है, मेन बात ये है। हम नोएडा में बैठे हुए क्या दुकान में हलाल सर्टिफाइड चिप्स नहीं मिल रहा है? मिल रहा है अभी भी। बिल्कुल। तो अजीत जी, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनका जो हमारे भारतीय मूल्यों का पुनर्जागरण की दिशा में जो प्रयास है उसमें उनका योगदान होगा या हो सकता है? भारतीय मुसलमानों का आपने कहा ना, नहीं, क्योंकि मुसलमान 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो बम फोड़ता है, और दूसरा होता है जो उसको या तो डिफेंड करता है या फिर वो गालिब की शायरी उस दिन लिखने लगता है। तीसरे तरह का मुसलमान इतना रेयर है कि वो जिस दिन बताएगा कि मैं तीसरे तरह का हूँ, अगले दिन वो मरा हुआ पाया जाएगा, और उसका हत्यारा भी एक मुसलमान ही होगा। आपके साथ कोई दिख भी रहा है ना, तो वो अपवाद स्वरूप ही दिख रहा है, या फिर उसका अपना पर्सनल कुछ एजेंडा है, कुछ हित है। इस कारण से वो बस वो अवसरवादी होंगे, या फिर ट्रूली जो होंगे वो वही फ्यू एंड फार, वही मतलब एक आध कहीं पे आपको दिख जाए। मुझे ट्विटर पे भी मैं देखता हूँ ना, इन सब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत सारे मुसलमान तो हिंदुओं से बड़ा हिंदू अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं। मतलब यार तुम इस्लाम के नहीं हुए, तुम हिंदुओं घंटा हो गए। ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि ऐसा रखने से वो आदमी हर चीज मना रहा है। मुझे तो ये आश्चर्य लगता है, ऐसे लोग हिंदुओं के त्योहारों पे पूरा विश कर देते हैं, इस्लाम पे करे कि नहीं, ईद में करे या
अल्लाह नहीं करे, वो हिंदुओं को प्रॉपर विश करना नहीं भूलते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे मुसलमान हैं। कलेक्टिवली हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1400 सालों में तुमने एक भी बार ऐसा कालखंड या कोई एक व्यक्ति नहीं है तुम्हारा नेता। तुम सूफियों को बेचते रहे, कुन फाया कुन। वो जो है गाय कटवाता था, क्या नाम है उसका, दो चार जो दरगाह, ये निजामुद्दीन और अजमेर शरीफ, चिश्ती, ये सब यार, अजमेर बलात्कार का केंद्र। ये जो बाकी आप नाम ले रहे हो, इन सब का इतिहास इनके बारे में लिखा गया कि भाई ये सब जानबूझ करके था कि संगीत ऐसे दिखाओ, ये सॉफ्ट इस्लाम इस तरह, वो भी अंततः तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए, तुम्हें अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए। और ये सब बहुत देर से समझ में आया। मैं तो सूफी संगीत खूब सुनता था मैं तो नुसरत फतेह अली खान, तो आबिदा परवीन, और पूरा एकदम माहौल बना के कॉलेज के टाइम में खूब सुनता था। और लगता था फिर देखो कि उसके वर्ड्स हैं कि कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को न घर में बिठाओ। इस तरह की कव्वालियां भी चल रही हैं। तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें? तुम्हारा इतिहास यार खराब रहा है यार। हम ट्रस्ट एक आध इंडिविजुअल्स को कर सकते हैं, बट कलेक्टिवली तो भारतीय मुसलमान जैसा कोई शब्द नहीं होता है। मुसलमान मुसलमान होता है, वो भारतीय और पाकिस्तानी नहीं होता है। लेकिन जो मूल जो मुसलमान है वो तो इनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, अरब के हैं। वो तो है ही। अरब के लोग किसी चीज पे एक अलग व्यू लेते हैं। या मोदी को अरब के कई देशों ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स जो है वो दिया है। यहाँ का मुसलमान अरब के इस्लाम को खारिज कर देता है कि ये लोग असली मुसलमान नहीं है, मोदी से ये हेट नहीं कर पा रहे ठीक से। तो अभी भी यदि आप अरब के इस्लाम को देखें जो एक्चुअल में है, उनमें हो सकता है वो अलग तरीके से फंडिंग वंडिंग करते हैं ये लोग, लेकिन डायरेक्ट क्या कहते हैं, आतंकवाद में लिप्त होना ऐसा नहीं दिखता है। फंड तो करते ही हैं। तबलीगी जमात को, ये सबको अरब से ठीक ठाक फंड आता है। तबलीगी जमात जो है एक्चुअल में तुम्हारे जकात का पैसा लेके बम बनवाना और ये सब करवाना, उन्हीं का काम है। ये वो है कि नहीं, जो 1400 साल पहले जैसे रखते थे लोग वैसे ही हमें रहना है, वो अभी भी उसमें लगा हुआ है। वो घूम रहे हैं, वो बांग्लादेश में घूम रहे हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हैं, भारत में घूम रहे हैं। कट्टरपंथ को वही जो है वो लगातार रीपैकेजिंग, रिसाइकलिंग ये कर करके उनके मजहबी उन्माद को वो बढ़ावा देते हैं। तो अरब का इस्लाम वही है कि ऑन द फेस ऑफ इट हमें बड़ा ही प्रोग्रेसिव दिखता है। वो अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते, मुझे ये लगता है। दे डोंट वांट देयर हैंड्स टू गेट डर्टी बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग दैट फॉर देम। और ये जो एक प्रकरण हुआ नुपुर शर्मा वाला है, उसके विषय में हम आपसे आपका जो विचार जानना चाहेंगे कि आखिर जो नुपुर शर्मा ने कहा वो तो सही बात थी, उसने तो कोट किया हदीस को है, लेकिन फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया होना, ये क्या चीज है? ये लोग ना कोई ट्रिगर पॉइंट खोजते रहते हैं दंगे करने के लिए। ये जिनको फॉलो करते हैं, जाकिर नायक ने कई बार उस इंसिडेंट के बाद भी बोला कि हाँ भाई वो जो बोला उसने सही बोला है, वही है। वो जो बोल रहे थे एग्जैक्टली उसी मौलाना ने उसी टीवी शो में इस तरह की बातें पहले भी कह रखी थी। या फिर क्या वही मौलाना आके बोल देगा कि ऐसा नहीं हुआ था? ये है उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसको उसने बोला। अब उसको आधार बना करके किसी को सरतन से जुदा के वही नारे लगाने हैं और एक्चुअल में कर देना है। उस चक्कर में उसके बाद 5 या 6 लोग हर सप्ताह मरे हैं, मतलब एक एक करके। कन्हैया लाल मरा, उमेश कोल्हे मरा, ऐसे करके मतलब 3-4 और लोग जो है अलग अलग सप्ताह में अलग अलग। कोई नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहा है इसलिए मरा, कोई उस मरने वाले को सपोर्ट कर रहा है इसलिए उसको मार दिया। किसी की लाश जो है वो ट्रेन स्टेशन के बगल में मिली, काहे कि उसने स्टोरी ऐसी लगा रखी थी। तो ये लगातार वो अवसर जो है ढूंढते रहते हैं और दे मैन्युफैक्चर इट। इस सब के केंद्र में जुबैर ही है। वो ना ट्वीट करता न इतने लोग मरते। ट्वीट नहीं करता, वो टीवी डिबेट होके खत्म हो गया था। ये क्लिप करके आधा कटा हुआ क्लिप डालता है और उसके बाद कश्मीर के भी मस्जिद में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। आपको मध्य प्रदेश के ईदगाह में, आपको राजस्थान में, आपको झारखंड में, हर जगह बवाल मच जाता है। तो एक वही वेल ऑयल्ड मशीनरी है इनकी कि मौका नहीं मिलेगा तो हम मौका क्रिएट करेंगे। बीच बीच में इन्हें इस्लाम की ताकत दिखानी जो है, उसके लिए ये इस तरह के कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं अजीत जी, आपने एक अपना इंडिपेंडेंट चैनल शुरू किया है जिसमें आप बड़े स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से आप अपनी बात को कह सकें। जो एक दृष्टिकोण है जो आपको लगता है कि सत्य है, जिस दिशा में आपको जो भी आपको आवाज उठानी है या अपना पक्ष रखना है उसमें आप बेबाकी से रख सकें। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस तरीके की जो स्वतंत्र चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के दबदबे को वो लोग थोड़ा सा
तोड़ सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं? हम तो तोड़ ही रहे हैं। मतलब आप व्यूअरशिप भी यदि आप देखोगे डेली जो इनके शोज का रहता है, तो यूट्यूब पे तो खैर इनके शोज की उस तरह की व्यूअरशिप नहीं है, हालांकि इन्होंने मल्टीपल चैनल्स खोले हुए हैं। और उसका कारण मुझे ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं इन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। हम वो मीडिया के जो बने बनाए तय मानदंड हैं उसी के दायरे में रह के हम बकवास नहीं करते हैं, या फिर हम मीडिया में तो हम पे ये दबाव नहीं है कि भाई फोन आ जाएगा फलाना जी का कि ये आपने जो है ये गलत शो किया, इसको डिलीट। आपके पास तो फोन तो कभी आया ही होगा। फोन आता है, सटल तरीके से आता है, फोन आता है, जबकि ऐसे लोगों का फोन आता है जिन्होंने एक पैसा आज तक दिया नहीं है। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है कि तुम भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते। भाई जिसको बनना है वो बना, जिसको बनना है वो बनेगा। जो छिछले लोग हैं जिनको लगता है कि उसी में मेरा भविष्य है, यहाँ पे मैं ढंग से जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूँ, तो उधर बन रहे प्रवक्ता, और बने बहुत सारे जर्नलिस्ट प्रवक्ता जो है वो बन जाते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं। किसी को लगता है पॉलिटिकल उसमें एम्बिशंस है उसके, तो बने। मैं क्यों बनूं? मुझे ना तो तुमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और ना मैंने तुमसे मांगा है सपोर्ट। मेन बात ये है, मैं जिस स्थिति में हूँ आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ। मैंने कुछ क्रिएट किया है, मेरे कारण जो है और भी लोग जुड़े हैं, मेरे कारण और भी लोग दे आर कमिंग अप, वो अपना अपना चैनल खोल करके, कि मैं बहुतों की प्रेरणा भी हूँ, मेरे भी कोई प्रेरणा स्रोत जो है वो रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो है मुझे लगता है कि जब हम मौलिकता के साथ, हम या हमारे जैसे लोग जब आते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि यार ये हमारी तरह से बोलता है और एक्चुअल में कनेक्टेड है। जो एक जुड़ाव जो होता है आपसे, जो ऑडियंस है और एंकर है, भाषा का बैंडविड्थ यदि सेम रहेगा, मैं भी उसी कष्ट से गुजर रहा हूँ जिससे तुम गुजर रहे हो, तो मेरी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगी। वही हो रहा है। एज ए जर्नलिस्ट आपने एक लंबा कैरियर तय किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारत की मीडिया है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि ये लगभग 40 साल पुराना फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं। मैं यदि टेलीविजन मीडिया की बात करूं, मोस्ट ऑफ द डिबेट शोज चूंकि वही नैरेटिव को शेप करता है। यूएस ने जो फॉर्मेट 20 साल पहले त्याग दिया है, 20 साल चलाने के बाद त्यागा है, भारत में अभी भी वही चल रहा है। एक डिबेट शो का फॉर्मेट ये होता है कि एंकर ने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और 2 से 3 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। विषय है तो विषय के बारे में मुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब मैं एक्सपर्ट कहलाऊंगा। मैंने अर्नब वाले केस में आपको बताया कि एवरीबॉडी इज एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। आज मैं जियो पॉलिटिक्स पे बोल रहा हूँ, कल पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, परसों जियोग्राफी पे बोलने लगूंगा। ये सारी चीजें भी होती। तो चैलेंज एक तो ये है कि आपको एक तो फॉर्मेट जो है वो त्यागना पड़ेगा, और फॉर्मेट में भी पूरी भाषा शैली सब कुछ जो है आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, जो भारतीय ऑडियंस के लिए। दूसरी चीज कि आपके पास ओरिजिनल थिंकर्स चाहिए, चाहे एंकर हो या एंकर के लिए जो तैयार कर रहा है टेक्स्ट या रिसर्च, तो वो ओरिजिनलिटी, मौलिकता का भी लोप हो चुका है। तीसरी चीज ये है कि मीडिया इज नॉट एंटरटेनमेंट। ये लोग उसको एंटरटेनमेंट कह के हमें बताने पे तुले हुए हैं कि नहीं एंटरटेनमेंट है। नहीं, मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं है, मीडिया इन्फोटेनमेंट भी नहीं है। मीडिया इंफॉर्मेशन है, मीडिया ऑब्जर्वेशन है, मीडिया मैग्निफिकेशन है। मनोरंजन के लिए मीडिया नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों को, वही है कि ये फंडामेंटल्स हैं जो आप में क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर के, यदि आप कोई चैनल स्टैब्लिश कर रहे हो या कोई प्रोग्राम आप क्रिएट करना चाह रहे हो। हिंदी पत्रकारिता की यदि मैं बात करूं, लिखित की, समाचार पत्रों की, उसमें तो मुझे लगता है राष्ट्रीय संस्करण के पन्नों को छोड़कर आप हर स्टोरी में 5-7 उच्चारण की त्रुटियां देख सकते। वहां पे कुछ भी हो रहा है, मतलब भाषा, साहित्य, ग्रामर कुछ नहीं, अपने हिसाब से जैसी रिपोर्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो भाषा सही रखे। रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा, संपादक होता है, कॉपी एडिटर या सब एडिटर्स होते हैं, उनका काम है वो करना। दे आर नॉट डूइंग देयर एज इट इज, जो छप जा रहा है, कुछ भी छप जा रहा है। एक तो जो एडिटोरियल एस्पेक्ट है ना जर्नलिज्म से, पूरे भारतीय पत्रकारिता से, संपादन जो है बिल्कुल अलग चला गया है, बिजनेस उसको डोमिनेट कर रहा है। तो संपादन को वापस जब तक नहीं लाएंगे तब तक लोगों का विश्वास अब जो है वो इरोड होता जा रहा है। हम सक्सेसफुल इसी कारण से हैं क्योंकि आम आदमी आप में देख नहीं पा रहा है कि ये लोग ढंग की बातें नहीं करते। आपके अनुसार राष्ट्र निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या ये वर्तमान जो मीडिया है इसको कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। जब मीडिया वही बाइनरीज में रहेगा तो नहीं हो पाएगा राष्ट्र निर्माण। बाइनरीज एक दूसरे को निगेट ही करते रह जाएंगे।
तुमने गाली दी, मैंने गाली नहीं दी, तुमने बड़ाई क्यों कर दिया, मैंने तो कभी किया नहीं। इसी में चल रहा है मीडिया। मीडिया एक्चुअल में अपना कार्य जब करेगा तब आप जनता के भी जो विषय हैं उसको आप अच्छे से उठा करके ला सकते हो। और ये जनता के विषय कौन से लेकर के आते हैं? वही जो सेंसेशनल हो जितना अधिक, उन्हीं विषयों को ये लोग जो है वो पुश करते हैं, जिसका वास्तव में जनता के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि दो सेलिब्रिटी लड़ गए, दो बाबा लड़ गए, बाबा ने ये कह दिया, यार उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बाबा ने ये कहा, लड़की ने ये कहा, ये थोड़े देर के लिए हो सकता है। आपके पूरे प्रोग्राम में 5 मिनट का ये सेगमेंट हो सकता है कि बाबा ने सही कहा कि गलत, लड़की ने सही कहा। उस पे पूरे के पूरे शोज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जो शास्त्रोचित बात है उसके विरोध में शोज हो रहे हैं। क्या व्यभिचार को तुम मेन स्ट्रीम कैसे कर सकते हो? व्यभिचार तुम कर सकते हो, परंतु तुमको ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि व्यभिचार है, ये स्वीकार्य नहीं है, किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। उसके इन एंड अराउंड हम डिबेट शोज देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आदर्श व्यक्ति हूं, मुझ में अलग अलग तरह की जो है वो फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन फ्लॉज को लेके अवेयर हूं। मैं ये छाती नहीं पीटूंगा कि डकैती करना बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मैं डकैत हूं। इन सब चीजों को, जो फ्रिवलस चीजें हैं उनको लेकर के मीडिया में कवरेज बहुत अधिक हो रहा है, और जो एक्चुअल में विषय होने चाहिए उनको केवल सोशल मीडिया संभाल रहा है। सोशल मीडिया हटा दें तब तो ये मुझे लगता है सत्ता तो पागल हो चुकी होती। सोशल मीडिया यदि हटा दीजिएगा तो मतलब सत्ता पक्ष दे वुडंट हैव केयर्ड, कुछ नहीं करते, अपने मन से जो उनको करना होता वो करते। सोशल मीडिया लगाम है। बहुत सुंदर। अजय जी, आपने सिर्फ राजनीति की नहीं, आपने सभ्यता और संस्कृति के प्रश्न भी हमेशा उठाए हैं बीच बीच में। आपके नजरिए से सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्यों आवश्यक है हमारे देश के लिए इस काल में? A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. सांस्कृतिक पुनर्जागरण इस कारण से आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो आपके आने वाले समाज, वो नींव एक तरह से, क्योंकि आपकी पुराना जो आपका भवन है वो कोरोड कर चुका है, उसमें जंग लग चुका है, उसका सरिया वो ढह रहा है। आपको नई नींव जो है तैयार करनी ही पड़ेगी। आपको नए भवन के निर्माण का नक्शा जो है बनाना ही पड़ेगा। और यदि सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं होगा तो आप जो आधारशिला ही रखोगे उसी में दीमक पहले से लगा हुआ है। तो इस कारण से चाहे शैक्षणिक पुनर्जागरण की बात हो, धार्मिक पुनर्जागरण की बात हो, सामाजिक पुनर्जागरण की बात हो, राजनीतिक पुनर्जागरण की बात हो, ये सारा चीज एक हॉलिस्टिकली लेकर के, और जब तक उस पे कार्य नहीं किया जाएगा तब तक हम एक बेहतर भविष्य नहीं देख पाएंगे। और बेहतर भविष्य वह है जहां हम एक तो सुरक्षित रहें, जहां हमारी जो ज्ञान परंपरा है, और ज्ञान परंपरा ये नहीं अ से अनार और आ से आम, ये नहीं है। ज्ञान परंपरा है कि हम अपने सत्य को या अपने समाज के सत्य को खोजने के लिए अपने हिसाब से निकल रहे हैं। वो होता है कि हम यहाँ आए ही क्यों, हमारे होने का औचित्य क्या है। हम एक गृहस्थ हैं तो क्या हम गृहस्थ का धर्म निभा रहे हैं? बहुत सुंदर। यदि आप इन सब मतलब छोटी छोटी बातें, ये छोटे प्रश्न हैं जो अपने आप में दार्शनिक व्यापकता भी लिए हुए, कि एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, उसका एक दार्शनिक एस्पेक्ट भी है। यह हनुमान जी से पूछा जाएगा तुम कौन है, तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है, और वो भी ये स्वीकारते हैं। और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। परंतु उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं और हमें एक दिन अंश में जाकर के समाहित हो जाना है, और हम इस कुचक्र में ना फंसे रह जाएं। उससे निकलने के लिए शास्त्रों ने कुछ वचन लिखे हैं, कुछ कहे हैं कि हमारा आचरण ऐसा 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 होना चाहिए। भटकाव होंगे, परिस्थितियों के कारण भटकाव होंगे, हमारे मन की चित्त की चंचलता के कारण जो है वो भटकाव होंगे, परंतु जब भी हमें वो ज्ञान होगा कि यार वो जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, उसका क्या हम निवारण कर पा रहे हैं। और फिर गृहस्थ हो तुम, शिक्षक हो, क्या तुम शिक्षा का धर्म निभा रहे हो, आर्किटेक्ट हो, क्या तुम उसमें सत्यनिष्ठा दिखा रहे हो, तुम नेता हो,
क्या तुम वहाँ जो तुम्हें कार्य दिया गया प्रजा का संरक्षण वो कर पा रहे हो? हर व्यक्ति यदि धर्म के हिसाब से चलने लगेगा, जो उसका धर्म है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, तब मुझे लगता है कि वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा और तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो हम इतने वीक और इतने हॉलो हो जाएंगे ना कि हमारी सीता माता को गाली दे देगा, राधा जी को गाली दे देगा, कृष्ण भगवान को गाली दे देगा, हम सुन करके चिल करते रह जाएंगे। हमें सुन करके चिल नहीं करना चाहिए, वो पाप है। वो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात कही। आप जाने जाते हैं अपने कई बार सत्य जो कटु होता है उसको व्यक्त करने में कभी कभी बड़े तीक्ष्ण प्रहार भी कर देते हैं, कभी कभी कटु शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं, कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। तो इसका कभी कोई दंश भी झेलना पड़ा, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी आई आगे की तरफ से? इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पे कभी कभार मतलब चूंकि एक तो ये है कि मैं नेताओं से मिलता नहीं, ना ही मेरी कोई फोटो आप कभी भी किसी भी नेता के साथ देखोगे, क्योंकि मैं कॉन्शियसली आई स्टे अवे फ्रॉम देम। क्योंकि यदि मैं नेता के साथ अपार्ट फ्रॉम माय वर्क यदि दिखूंगा तो मेरी इंटेग्रिटी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं रवीश कुमार नहीं हूं कि अखिलेश के साथ फोटो खिंचा लूं, मायावती की रैली में दिखूं और बाहर आके क्लेम करूं कि मैं निष्पक्ष हूं। मुझसे वो नहीं हो पाता। मैं सेल्फी क्यों लूंगा किसी के साथ जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उसके साथ सेल्फी क्यों लूंगा? मैं और आप एक दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, अनजान हो सकते हैं, या आप जो है मुझसे ओहदे में ज्ञान में बहुत बड़े हो, मैं बहुत प्रभावित। जब मैं ये इंटरव्यू शूट कर रहा हूं मैं तो आप ही के साथ हूं, अब इसके लिए सेल्फी बाजी क्यों करनी मुझे? क्योंकि जब मैं सेल्फी लूंगा आपके साथ तो मैं आपके ईगो को मसाज कर रहा हूँ कि प्रवीण जी आप कितने महान हैं, मैंने आपके साथ सेल्फी ली। रवीश कुमार वही व्यक्ति है या इस तरह के लोग वही हैं। तो मैं जो है बहुत ही चैतन्य रूप से इससे बिल्कुल अलग रहता हूं कि मुझे नहीं दिखना है इनके साथ। अब क्या होता है कि जब मैं इस तरह के अपशब्दों का मान लीजिए प्रयोग करता हूं या कुछ भी उस तरह की भाषा जो राजनीतिक रूप से सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं, मैं ऐसे नेताओं से मिला खूब माँ बहन गालियां देते हैं, लेकिन जो ही कैमरा पे आएंगे तो गजब का मतलब लगता है कि यार इससे ज्यादा मतलब बढ़िया आदमी है ही नहीं कोई। अब क्या हो, मैं एक एनेक्डोट मतलब सुनाता हूँ, इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है वो मुझे जिसने ये बात बताई वही जाने। प्राइम मिनिस्टर को जो है यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, ऐसी एक योजना बनी। अब योजना बनी तो जो लोग थे बैठे हुए बोले कि यार किसके साथ करेंगे, तो सबसे नेचुरली नाम जो है वो मेरा आया वहां पे, यार अजीत भारती के साथ करना चाहिए, किसी ने मतलब सजेस्ट किया। अब वो सजेस्ट किया तो वहां एक तीसरा बंदा बैठा हुआ था जो अचानक से बोलता है कि नहीं यार उसकी भाषा बहुत खराब है, और मेरा नाम जो है काट दिया गया। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि इसके नुकसान क्या होते हैं, इस तरह के भी नुकसान जो है वो होते हैं। उसके बाद डिसाइड हुआ कि ये अल्टीमेटली किसको दिया जाएगा, ये पॉडकास्ट किसके साथ किया जाएगा। तो एक वैसे व्यक्ति के साथ करने का निर्णय हुआ जो व्यक्ति दुबई में रहता है, टेक्नोलॉजी फोकस चैनल चलाता है, जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्यों यह निर्णय लिया गया? क्योंकि उसका भाई जो है भाजपा के काफी करीबी है, तो उसका जो है माना गया कि उसका लिया जाए। फिर ये सब तय हो गया, फिर आया कि यार क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आदमी, क्योंकि वो अनबॉक्सिंग करता है। वो बंदा इतना मूर्ख तो मैं नहीं बोलूंगा, आदमी ठीक है अपना बिजनेस कुछ कर रहा है, वो अनबॉक्सिंग का भी एक तरीका होता है। मैं आईफोन आया तो उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा तो मैं यार स्टिकर पे क्या लिखा वो पढ़ के नहीं करूंगा, मुझे पता है कि ये कहाँ से बनता है, क्या फीचर्स हैं, उसका एक एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ शेयर करना। वो इस तरह का बंदा कि वो लिखा हुआ भी पढ़ता है कैमरे पे ही। अब उसके साथ हो गया, वो पैनिक करने लगा कि यार मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, क्वेश्चन लिख के कोई दे दो। क्वेश्चन लिख के उसको दे दिया गया एंड ही बैक्ड आउट, बोला कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। अंत में मिनिस्ट्री ने या जो भी लोग ये काम करवा रहे थे उससे अंत में उसका यूज ये किया कि उसको किसी फ्लाईओवर के ऊपर वो जा रहा है और अपना वीडियो कह रहे मोदी जी ने क्या फ्लाईओवर बना दिया, ये करवा करके उसको ऑब्लाइज किया उस कंटेंट क्रिएटर को। तो क्षति होती है। फिर मेरा इसमें यही तर्क रहता है इन लोगों का कि यार आपके कैबिनेट में भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करना, पैसा मारना किसी गरीब का मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द से बहुत बड़ा पाप है। आपकी संसद में आपके पार्टी के सदस्य हो सकता है रेपिस्ट हो, मर्डरर्स हो, जिनके ऊपर आरोप है, और हम सब जानते हैं कि वो होंगे भी और कभी साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास क्षमता है, आप नेता है, आप अनंत काल तक उसको घसीट करके ले जाओगे। तो जब आप स्वयं उस आदर्श स्थिति में नहीं हो
तो मेरे अपशब्दों से क्यों भाग रहे हो? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कितने बार मैंने कोई गाली दी? नहीं दी ना। उसका एक गाली देने के भी पीछे कारण होता है, मैं किसको दे रहा हूँ गाली और क्यों दे रहा हूँ गाली। ये मेरे क्रोध की अभिव्यक्ति है। आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो ठीक है, मैं आपके साथ जब बैठूंगा नहीं दूंगा, ये आप पहले से तय कर लो। तो इसी तरह के होते हैं। बाकी मतलब एज सच ऐसा कुछ, अब मैं इसका लोड नहीं लेता। मैंने बोला ना कि मेरे लिए लक्ष्य वामपंथ को जितनी क्षति में पहुंचा सकूं वो है, उसमें ये मेरा पर्सनल जो है उतना बहुत अधिक आड़े नहीं आता। और संक्षेप में ये जो कर्नाटक पुलिस ने जो एफआईआर किया था, क्या प्रकरण था ये आप बताएंगे? वो था कि राहुल गांधी के लिए उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णन ने ये बताया कि वो बोल रहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हम अयोध्या मंदिर गिरा देंगे, इस तरह का कुछ था। अब मैंने वही बात जो है अपने एक लाइव में कोट की कि ऐसा बोला जा रहा है। उसको लेकर के कर्नाटक में कोई रैंडम जो है, मतलब ऐसे उनको हिंदी से बड़ा दिक्कत है, लेकिन हमारा चैनल प्रॉपर देखते हैं वो लोग कांग्रेसी सब जो है वहाँ के, तो उसने कुछ कंप्लेंट डाल दी। और इनके एक हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है जो मुझे लगता है कांग्रेस का पर्सनल थाना टाइप का है। जितने लोगों को पे केस होता है उसी पुलिस स्टेशन में होता है। वो चाहे दुनिया में किसी जगह का आदमी कर्नाटक में केस डाल रहा हो, उसी पुलिस स्टेशन में वो केस जो है वो आता है। फिर वो लोग हमारे ये जो पिछले मकान पे आप आए थे जहाँ पे मैं रहता था, तो वहाँ पे आए बाहर में, और फिर मुझे बोला कि हम बैंगलोर पुलिस से हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बोले कि आप नीचे आइए। मैंने बोला क्यों आऊँ नीचे, तुम्हारे साथ तो यूपी पुलिस लोकल थाना कहाँ है, लोकल पुलिस कहाँ है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई व्यक्ति इस तरह से पुलिस को बोलेगा। और मुझे ये अवेयरनेस थी कि ये लीगल है कि बिना लोकल थाने के आप उनके संज्ञान में आप आ भी नहीं सकते। वो इलीगल काम है, वो थ्रेटन कर रहे हो एक तरह से आप। मैंने बोला उनको वही कि आपको पता भी है कौन सा है लोकल पुलिस स्टेशन यहाँ पे? बोला नहीं। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत वो हुज्जत होता रहा। फिर वो मैं अपने रूम में आके बैठ गया। वो अपना वो जून की गर्मी में आए थे, पसीना चल रहा है, अपने बॉसेस से बात कर रहे होंगे। फिर मैं किसी को जानता था गवर्नमेंट में, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होने वाला है, तो उनको पहले मैं बोल के रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने 15-20 मिनट में पुलिस, यूपी पुलिस आ गई लोकल थाना से। फिर उनको ही उठा करके वो ले गए। फिर जो है वो मुझे कुछ पैसे लगे, 2 लाख रुपये उस केस को स्टे करवाने में। वकील का जो फी होता है तो वही है, और उसके बाद स्टे लगा हुआ है। उस केस का कुछ होना नहीं, वो पैसा खर्च करवाना था, हो गया वो उनका वही है। हाँ। तो अजीत जी, आने वाले भविष्य में क्या योजनाएं हैं, क्या और करना चाहेंगे आप? पत्रकारिता को कैसे एक नया, एक और आयाम देना चाहेंगे, थोड़ा उस विषय में बताइए। अभी एआई के आने के कारण बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती दिखती हैं पत्रकारिता में भी। हालांकि ओपिनियन राइटिंग या इस तरह से विश्लेषण अभी एआई करने में सक्षम नहीं है। हो सकता है 3-4 साल में हो जाए या साल भर में ही हो जाए। मतलब जो रैपिड पेस जो ये लोग क्रिएटिव फील्ड्स में भी पकड़ रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को रेप्लिकेट करना एआई के वश की बात नहीं है। वो राइम करवा सकता है, वो मीटर में पोएम लिख सकता है, बट दैट पोएम विल होल्ड नो मीनिंग। ब्रश के स्ट्रोक्स को कॉपी करके वो एक जेपेग बना देगा, बट इट वोंट हैव द डेप्थ और लेट्स से स्फुमाटो इफेक्ट बाय लियोनार्डो दा विंची। वो नहीं होगा। या वो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग नहीं क्रिएट कर सकता है, या वो डाली के पेंटिंग को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। वो वैसा कुछ बना सकता है, बट जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ओरिजिनल एक चीज होती है, और वो इंस्पिरेशन किसको कहाँ से आता है वो नोबडी नोज। इट इज दैट रैंडम। तो ये एक बात होती है। पर हाँ, अब क्या है कि उसके सहायता से हम लोगों का कार्य बहुत आसान जो है वो हो गया है। जो रिसर्च करने में मुझे बहुत लंबा समय जाता था, दैट कैन बी डन इन लेट्स से 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स एट मैक्स। वो सारा कुछ जो है वो हो रहा है। अभी मैं जो कर रहा हूँ ये तो चलता रहेगा। दूसरा, मेरी मतलब एक इच्छा थी कि मैं महाभारत को पेज टू पेज, एंड टू एंड जो है वो लोगों तक लेके आऊं। और वो आप ऐसे नहीं जैसे बाबा लोग प्रवचन देते हैं उस तरह से नहीं, मैं आज की जनरेशन किस तरह से उसको अप्रिशिएट कर सके, वैसे कि इसमें जो है वो क्यों है, यहाँ पे किस तरह से लिखा गया। वीडियोज उपलब्ध तो थे, लेकिन वो यही है कि इंस्टेंसेस को लेकर के है कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन क्यों उठा लिया उसमें, या फिर जयद्रथ का वध क्यों होता है, भीष्म पितामह को किसने मारा, इतने दिन शैया पे क्यों रहे। ये मतलब इंसिडेंट को लेकर के एक्सप्लेनेशंस हैं, पर इस तरह से कोई नहीं बनाया है किसी ने कि
पूरी स्टोरी जो है पढ़ के ही या खुद मैं पढ़ के और उसके बाद मैं सुना दूं उसकी टोटलिटी में, वो मैं करना चाहता हूँ। पता नहीं कब कर पाऊंगा। पहले था कि हैंड ड्रॉन पेंटिंग्स का सहारा लिया जाए, अब तो एआई के थ्रू हम कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि मतलब लोग बोर ना हो जाए कि एक टॉकिंग हेड है तो बाबा भी तो प्रवचन देते हैं उसी तरह से, मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। ये सब करके है, बाकी देखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह का रहता है, ये बहुत मतलब डिपेंड करता है। बट हाँ, थोड़ा सा मिक्स भी करना चाहता हूँ, मतलब अपने सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसी चीजें जो टाइमिंग से परे हो। हमारा अभी पूरा का पूरा क्या आज जो घटित हुआ उसके बारे में हम चर्चा करें, या इस सप्ताह में कुछ घटनाएं घटी उसको लेकर के। कुछ ऐसे वीडियोज हैं मतलब जैसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हैं, तो उसको करने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और उससे रिटर्न उतना नहीं आता है। मतलब जितना मेरे एडिटर को उसमें परिश्रम लगता है उसको क्रिएट करने में, जिस लेवल का मैं चाहता हूँ, उतना वो जो है रिटर्न नहीं देता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 10 लाख लोग तो देखें। आम आदमी आपसे एक्सपेक्ट करेगा, लिखेगा अजीत जी आपको इस पे वीडियो बना, उस पे आप वीडियो बनाओ, कोई देखता ले, वो 5 ही लोग देखते हैं। इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो थोड़ा सा वही है कि जो कर रहा हूँ उसके इतर भी इधर उधर थोड़ा सा मिक्स एंड मैच जो है वो हो सके। बहुत सुंदर अजीत जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बड़ा ही आनंद आया है आपसे, आप ही के विषय में, आपकी जीवन यात्रा के विषय में, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो अनुभव है और जो एक दर्शन है चीज़ों को लेके, और उसको सुन के, आपसे जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे दर्शक भी जब आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो भी बहुत प्रभावित होंगे, आनंदित होंगे और प्रेरणा लेंगे आपके जीवन से। आज हमारे साथ, जैसा आपने देखा कि एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व थे हमारे द चेंज मेकर शो में, अजीत भारती जी, जिनके साथ हमने एक बहुत ही अच्छी परिचर्चा की जीवन के विभिन्न आयामों को लेके, पत्रकारिता को लेके, जो स्वयं एक बहुत ही समर्पित, राष्ट्रवादी, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है, जो अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही निडरता से सबके समक्ष रखते हैं। और हमें भी बहुत आनंद आया। इसी तरीके से हम द चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में के अलग अलग एपिसोड्स में आपके सामने ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों को लेके आते रहेंगे। आप प्राच्यम.com पे जाके प्राच्यम OTT को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने घर में अपने बच्चों को प्राच्यम की फिल्में दिखाएं, प्राच्यम किड्स दिखाएं और प्राच्यम को और भी लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Pratyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.